नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ओझा इस क्रूशियल मोमेंट में आपके साथ बना हुआ हूं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूंगा जो कि आपको 11th आवर में क्या क्या दोहरा लेना है, क्या क्या आपको रिवाइज कर लेना है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो पेट्रार्कन सोनेट है, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रार्कन सोनेट। तो जो पेट्रार्कन सोनेट है दोस्तों, वही मिल्टॉनिक सोनेट है, वही इटालियन सोनेट है, कोई फ़र्क नहीं है। बस पेट्रार्कन सोनेट चूंकि इटली में ओरिजिनेट हुआ तो इटली के पेट्रार्का के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट पड़ गया। चूंकि मिल्टन ने भी यूज किया बहुत ज़्यादा सोनेट्स, अपने ज़्यादातर सोनेट पेट्रार्कन फार्मूले पे लिखे तो मिल्टॉनिक सोनेट नाम हो गया। और इटालियन चूंकि इटली से ओरिजिनेट हुआ तो इसका नाम इटालियन सोनेट भी पड़ गया। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस सोनेटियर जो हुए हैं, पेट्रार्क हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रेमिका लाउरा डी नोवी के लिए लिखा था सोनेट। ध्यान रखिएगा किसके लिए लिखा था, लाउरा के लिए लिखा था। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग फॉन्ट के छोटे होने की शिकायत कर रहे थे। आई होप कि उनकी शिकायत दूर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो इंग्लैंड में पेट्रार्कन सोनेट इंट्रोड्यूस हुआ, वो उसको इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है सर टॉमस व्याट को जाता है। ये ध्यान दीजिए कि सर टॉमस व्याट पेट्रार्कन सोनेट वाला वर्जन या मिल्टॉनिक सोनेट वाला वर्जन या इटालियन सोनेट वाला वर्जन लेके आए थे इंग्लैंड में। तो ये सर टॉमस व्याट को जाता है इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने का पेट्रार्कन सोनेट को श्रेय। 16th सेंचुरी में ये पूछ चुका है। किस सेंचुरी में? डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, अगेन टेलिंग यू, ये 16th सेंचुरी में पूछा जा चुका है। हमने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है। अब वहाँ पे इटली में क्या यूज होता था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जब इंग्लैंड में आया ये पेट्रार्कन सोनेट तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे सारे सोनेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर का ही यूज किया जाता है। बस फ़र्क ये है कि पेट्रार्कन सोनेट में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ऑक्टेव होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, सस्टेट होता है। 8, 6, 14 लाइनें हो गई। तो पहला पार्ट ऑक्टेव होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, सस्टेट होगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहले और दूसरे पार्ट के बीच में क्या होगा, वोल्टा होता है। अभी मैं बताऊंगा उसको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं राइमिंग स्कीम पे, पहले आ जाते हैं। जो ऑक्टेव होता है उसकी राइमिंग स्कीम A BB A होती है। तो इसको अब्बा का होल स्क्वायर हम मान सकते हैं। ओके, अगर हम इसको देखें तो इसको ABBA का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा स्टाइलस थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ABBA का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको। एनीवे, द सस्टेस इज मोर फ्लेक्सिबल। पेट्रार्क टिपिकली यूज CDE कहने का मतलब ये है, कई बार ये CDE के फॉर्म में यूज होता है, कई बार ये CDC के फॉर्म में भी यूज होता है। तो फिलहाल हम इसे मानते हैं क्योंकि पेट्रार्क ने ज़्यादा इसे ही यूज किया। CDE तो मतलब CDE का होल स्क्वायर। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है कि ABBA मतलब अब्बा का होल स्क्वायर प्लस CDE का होल स्क्वायर, ये राइमिंग स्कीम है। मतलब ABBA CDE। तो आप राइमिंग स्कीम मत भूलिएगा। राइमिंग स्कीम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। राइमिंग स्कीम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ABBA CDE, ये राइमिंग स्कीम जरूर याद रखिएगा। और पेट्रार्कन सोनेट में शुरू की 8 लाइनें और उसके बाद की 6 लाइनें, सस्टेट और ऑक्टेव के बीच में क्या होता है, वोल्टा होता है दोस्तों। वोल्टा ध्यान में रखिएगा, वोल्टा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो वोल्टा को बिल्कुल जहन में रखिएगा। वोल्टा क्या होता है, द टर्निंग पॉइंट स्पेशली बिटवीन ऑक्टेव एंड सस्टेट। ऑक्टेव और सस्टेट के बीच में जो टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ टर्निंग पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, उसे वोल्टा कहते हैं। ओके, तो ये ऑक्टेव और सस्टेट के बीच में आता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, जो इंग्लिश सोनेट है फॉलोज, वो तो पेट्रार्कन सोनेट हो गया जो अभी तक मैंने आपको बताया। इंग्लिश सोनेट जो है वो क्या है, इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी हम कहते हैं। कारण इसका ये है कि शेक्सपियर ने इसे बहुत ज़्यादा यूज किया। 3 क्वार्टरेन्स इसमें होंगे और एक फाइनली एक कपलेट होगा। कितने होंगे, 3 क्वार्टरेन होंगे, फाइनली एक कपलेट होगा। ओके, और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया, अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया। अर्ल ऑफ सरे का नाम क्या है आप बताइएगा मुझे। अर्ल ऑफ सरे का नाम क्या है मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अर्ल ऑफ सरे तो उनकी एक तरह से उपाधि हो गई ना, उनका नाम क्या है मुझे आप बताइएगा।
इट अस लिख गया है, उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जल्दी रहती है आपके सामने मटेरियल देने की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन सॉनेट। ओके, अब इसको देखिए, मैंने याद करने की आपको टेक्निक बहुत सीधे बता दी है। पहले आप सीधे सीधे ए बी सी डी ई एफ जी लिख लीजिए। इधर देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं आप? ये देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर सबको दो दो बार लिख दीजिए। जैसे हमने ए बी को 2 बार लिख दिया, सी डी को 2 बार लिख दिया, देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी को 2 बार लिख दिया, वहाँ सी डी, फिर ई एफ को 2 बार हमने लिख दिया, फिर जी को 2 बार लिख दिया। यही राइमिंग स्कीम हो गई शेक्सपियरियन सॉनेट या इंग्लिश सॉनेट की। जो इंग्लिश सॉनेट है उसे शेक्सपियरियन सॉनेट भी कहा जाता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम याद रहेगी शेक्सपियरियन सॉनेट की। जो इटालियन सॉनेट या मिल्टॉनिक सॉनेट या पेट्रार्कन सॉनेट था, उसमें अब्बा का होल स्क्वायर, ओके, ए डबल बी ए प्लस सी डी ई था। इसमें क्या रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, और सबको ए बी एक जगह लिखिए, सी डी एक जगह लिखिए, ई एफ एक जगह लिखिए, फिर जी अंत में लिखिए और सबको डबल कर दीजिए। आई होप कि आपको नहीं भूलेगी। मुझे मालूम है एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और बहुत लोगों ने याद भी कर लिया होगा, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का अभी तक नहीं तैयार है, ताकि उनका ईजिली तैयार हो सके। एक तीसरी कैटेगरी है सोनेट की, जो स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है, और चूंकि इसे एडमंड स्पेंसर ने यूज किया, उन्हीं के नाम पर फेरी क्वीन में सबसे पहले यूज किया था एडमंड स्पेंसर ने, तो एडमंड स्पेंसर के नाम पे उसे स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है, इंटरलॉक्ड होगा। क्या होगा, इंटरलॉक्ड होगा, मतलब इधर से भी वही वर्ड होंगे, उधर से भी वही वर्ड होंगे। फिर उसके बाद क्वार्ट्रेंस एंड फाइनल कपलेट, इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेंस होंगे। क्या होगा इसमें, इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेंस एंड फाइनल कपलेट विद द राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी डी ई, मतलब ए बी का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर, फिर सी डी का स्क्वायर, फिर ई का स्क्वायर। ए बी मतलब ए बी यहाँ आया तो फिर यही वाला बी यहाँ भी आएगा, सी यहाँ आया तो यही वाला सी यहाँ भी आएगा, ओके। फिर ई का स्क्वायर, लास्ट में ई का स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ई स्क्वायर, ए बी बी सी सी डी ई, ओके। ये 14 लाइंस हो गई, ध्यान में रखिएगा। स्पेंसरियन सोनेट की भी राइमिंग स्कीम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब ये भी एक पॉइंट है, बार बार मैं इसके पहले के वीडियो में भी बताया हूँ, इसके जस्ट पहले के वीडियो में, लास्ट टाइम आप स्पेंसरियन स्टैंजा, लास्ट लाइन आप स्पेंसरियन स्टैंजा इज एलेक्जेंड्राइन। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है, 9 लाइनें होती हैं, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। 8 लाइनें किस में होंगी, आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी। 9वीं लाइन एलेक्जेंड्राइन होगी, या उसे आयम्बिक हेक्सामीटर भी आप बोल सकते हैं। और एलेक्जेंड्राइन की क्या खासियत है, 12 सिलेबल होंगे। स्पेंसरियन स्टैंजा की 8 लाइनों में 10 सिलेबल होंगे, कहने का मतलब पहली लाइन में 10 सिलेबल, दूसरी लाइन में 10 सिलेबल, तीसरी लाइन में, इस तरह 8 लाइनों में 10 सिलेबल होंगे, 9वीं लाइन में 12 सिलेबल होंगे। उसी को एलेक्जेंड्राइन या आयम्बिक हेक्सामीटर कहा जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, मतलब स्पेंसरियन सोनेट की नहीं, स्पेंसरियन स्टैंजा की 9 लाइनें हैं, बिल्कुल सोनेट जैसी ही होगी, लेकिन बस थोड़ा सा देखिए, हमें सिर्फ जब हम स्पेंसरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ तक ये यही होगी, ए बी बी सी, बस यहाँ सी, एक सी टच करना है बस, बाकी कोई कुछ नहीं टच करना है। कहने का मतलब 9 लाइन जहाँ पूरी हो जाए वहीं पे छोड़ देना है। अगर ये सोनेट का आपको याद है तो आपको ये याद रहेगा कि सिर्फ सोनेट से 9 लाइनें उठा लेनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी तक 9 लाइन हो जाती है, ओके। तो स्पेंसरियन स्टैंजा और स्पेंसरियन सोनेट दोनों की राइमिंग स्कीम आपको याद होनी चाहिए, और स्पेंसरियन फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया स्पेंसरियन सोनेट को, ये भी आपको याद होना चाहिए। फेरी क्वीन में फर्स्ट टाइम यूज किया था। नेक्स्ट दोस्तों, लिमरिक मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, कम से कम मेरे 4 से 5 वीडियो में आया होगा। ह्यूमरस 5 लाइन की पोएम होती है, और राइमिंग स्कीम इसकी क्या होती, AA इसकी राइमिंग स्कीम भी ध्यान में रखिएगा, AA होती है। और इसको मैंने राइमिंग 5 लाइन की पोएम होती है, ये याद रखने के लिए मैंने कहा था इसको लाइमर याद रखिए आप, LIMER। तो लाइमर में कितने लेटर हो गए, 5 लेटर हो गए, तो 5 लाइनें आपको कम से कम याद रहेंगी कि लिमरिक में 5 लाइन की पोएम होती है, और AA होता है जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है। और दोस्तों, मुझे जो समझ में आया कि आपको ये याद रहना चाहिए कि शेक्सपियर के सारे जो फोलियोज हैं वो कब कब आए हैं। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, आप जानते ही हैं। सेकंड फोलियो में 23 को उल्टा कर दीजिए, 1632 में आया, ओके। ये 23 को जब आप 32 कर देंगे तो 1632 में आया। थर्ड फोलियो 32 में से
32 जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, 1663 में आया। और उसके बाद फोर्थ फोलियो आप याद कर लीजिए 1685 में आता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कुछ टर्म्स हैं, जैसे ह्यूब्रिस है, बार बार एग्जाम में पूछा है, मैंने सोचा आपको बता दूं। ह्यूब्रिस जो एक्सेसिव प्राइड होता है प्रोटैगनिस्ट का, उसे ह्यूब्रिस बोलते हैं। घमंड का एक प्रकार होता है जो कि प्ले में एक एक्सेसिव जो प्राइड होता है, एक एक्सेसिव अहंकार होता है, बहुत ज़्यादा वाला अहंकार होता है। इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस जब हीरो में होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। लीडिंग अ प्रोटैगनिस्ट टू डिसरिगार्ड द डिवाइन वार्निंग। आप सीजर को अगर जूलियस सीजर की बात करूं तो आपको याद होगा उसकी पत्नी बार बार उसको कह रही थी कि आज के दिन मत जाओ, लेकिन सीजर ने जो डिवाइन वार्निंग है, ज्योतिषी ने मना किया था कि आज मत जाओ, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा अहंकार, जिससे वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और अंत में क्या होता है, उसका ट्रेजिक फ्लॉ सामने आता है। ओके, उसका जो सबसे बड़ी कमी है वो सामने आती है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, जैसा कि सीजर के साथ हुआ। तो ह्यूब्रिस ध्यान रखिएगा, अहंकार से रिलेटेड है, एक्सेसिव प्राइड से रिलेटेड है ह्यूब्रिस। ओके, और ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, बाद में मत कहिएगा कि सर ने बताया नहीं। ह्यूब्रिस बेसिकली जिसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक ओरिजिन है और इसका अर्थ क्या होता है, इंसॉलेंस या अफ्रंट। ओके, एरोगेंस या प्राइड से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हेमर्शिया। हेमर्शिया दोस्तों क्या है? फैटल फ्लॉ होता है, मैंने आपको बताया था, ट्रेजिक फ्लॉ, फैटल फ्लॉ, जैसे पूछ लिया हैमलेट का फैटल फ्लॉ है, अब आप हेमर्शिया पढ़ के गए हो। ट्रेजिक फ्लॉ, फैटल फ्लॉ, हेमर्शिया सब लगभग मिलते जुलते चीज़ है, ठीक है। हेमर्शिया का ओरिजिन ग्रीक से है। ओके, अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में यूज किया था 4th सेंचुरी BC में, आप जानते हैं। अगर हेमर्शिया के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये बेसिकली अरिस्टोटल ने कहाँ यूज किया था, पोइटिक्स में यूज किया 4th सेंचुरी BC में। ओके, और इसमें क्या बताया जाता है कि एक जो गलत कदम हीरो उठाता है, प्रोटैगनिस्ट उठाता है, और जो गलत कदम वो उठाता है अपने इस अवगुण की वजह से, उससे उसका डाउनफॉल होता है। ओके, तो ये एक तरह से ट्रेजिक फ्लॉ है। ओके, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जितने सारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं शेक्सपियर के, उनका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, आप उसको याद रखिएगा। जैसे नोबल इनएक्शन या इनडिसाइसिवनेस हैमलेट का हो गया, और अगर बात करें ओथेलो की, तो ओथेलो का क्या हो गया, जेलसी, खासकर सेक्सुअल जेलसी या क्रेडुअलिटी भी हो गया, बहुत जल्दी यकीन कर लेता था किसी की भी बात पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एनाग्रेसिस। एनाग्रेसिस दोस्तों वो पॉइंट होता है किसी भी प्ले में जब हीरो को पहचान आ जाती है कि हमने कहाँ गलती की है। ओके, एनाग्रेसिस वो पॉइंट होता है, एनाग्रेसिस का अर्थ ही रिकॉग्निशन होता है, पहचान करना होता है। जब ट्रेजिक हीरो को पता चलता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है या उसने कहाँ गलती कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। तब अगर ट्रेजिक हीरो है तब तक उसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है, वो कुछ भी नहीं संभाल पाता। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे उसको डिस्कवरी हो जाती है। अगर आप ये ध्यान में रखिए, एनाग्रेसिस इज अ मूवमेंट इन अ प्ले और अदर वर्क व्हेन अ कैरेक्टर मेक्स अ क्रिटिकल डिस्कवरी। एनाग्रेसिस ओरिजिनली मीन्स रिकॉग्निशन इन इट्स ग्रीक कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो एनाग्रेसिस ये होती है जहां पे एक रिकॉग्निशन हो जाती है। ओके, जैसे आप अगर, चलिए आपको बाहरी उदाहरण मैं नहीं देता हूं, नहीं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मैकबेथ, चलिए जाने दीजिए, अभी बाकी का उदाहरण आपको मैं नहीं देता हूं क्योंकि ये उलझाऊ हो जाएगा। एलटी जब कराऊंगा या पीजीटी कराऊंगा तो मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन मैकबेथ को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, यहाँ पर उसने गलती की है, लेकिन फिर वो कहता है कि वहाँ से वापस आ पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो एनाग्रेसिस क्या है? रिकॉग्निशन है, ग्रीक टर्म है, ओरिजिन ग्रीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पेरिपीटिया। जो पेरिपीटिया होता है सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और चेंज इन सर्कमस्टांसेस। क्या होता है? सडन रिवर्सल, एक फॉर्चून रिवर्स होगा पेरिपीटिया, चेंज इन सर्कमस्टांसेस स्पेशली इन रेफरेंस टू फिक्शनल नरेटिव। अब पेरिपीटिया एक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है। अगर कॉमेडी है तो जाहिर सी बात है दुख से सुख की तरफ जाएगी, अगर ट्रेजेडी है तो वो किस तरफ जाएगी? सुख से दुख की तरफ। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है पेरिपीटिया। ओके, सडन होता है ये, सबसे बड़ी इसकी क्या खासियत है? सडन रिवर्सल ऑफ कैरेक्टर, सर्कमस्टांसेज एंड फॉर्चून्स, यूजुअली इन्वॉल्विंग द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन अ ट्रेजेडी एंड ऑफन
कोइंसाइडिंग विद द रिकॉग्निशन, जो रिकॉग्निशन होती है उसी के साथ साथ ये होता है। जैसे पहचान तो जाता है ट्रेजिक होरो रिकॉग्निशन में या एनाग्रोसिस में कि हमने यहाँ गलती कर दी है, लेकिन फिर वो सही नहीं कर पाता, पेरिपीटिया हैपन हो जाती है। पेरिपीटिया हैपन होने का मतलब उससे उसका डाउनफॉल होकर ही रहता है ट्रेजिक हीरो का, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन कॉमेडी में बात अलग होती है, पेरिपीटिया एकाएक रीस्टोर कर देती है प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को। ओके, तो कॉमेडी में अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेशली ये वर्ड ट्रेजेडी में ही यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला आते हैं कैथारसिस। कैथारसिस बहुत कॉमन है, इसीलिए बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है, इसीलिए मैंने इस 11th आवर में अपने वीडियो में इसे शामिल किया है। कैथारसिस क्या है? प्यूरिफिकेशन या परगेशन ऑफ इमोशन होता है, इतना आप ध्यान रखिए। हाँ, पिटी और फियर के जरिए स्पेशली, तो ये परगेशन ऑफ इमोशन होता है। ओके, ट्रैजिक ड्रामा में ये यूज होता है। ओके, अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में इसकी भी चर्चा की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, इन्वर्जन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इन्वर्जन पर। तो इन्वर्जन क्या है? द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, इन्वर्जन होता है। जब नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को, खासकर सब्जेक्ट वर्ब के ऑर्डर को जब हम बदल देते हैं तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, प्रोसेडी में खासकर ये यूज होता है। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पोएटिक लाइसेंस का एक फॉर्म है। कई बार पोएट्स को ज़रूरत होती है वर्ब और सब्जेक्ट ऑर्डर चेंज करने की, तो वो चेंज कर देते हैं, तो वो इन्वर्जन होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कायास्मस या एंटीमेटाबोल। कायास्मस और एंटीमेटाबोल क्या होता है, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों एक दूसरे, कायास्मस का ही एक प्रकार एंटीमेटाबोल होता है। तो ये क्या होता है देखते हैं। इन रेटरिक, एंटीमेटाबोल is the repetition of words in successive clauses. Repetition of words in successive clauses but in transposed order. For example, I know what I like and I like what I know. ऐसे repetition होगा। देखो यहाँ पे किया I know what I like, उधर I like what I know। इस तरह का जब repetition होगा तो उसे कायास्मस बोलेंगे। ओके, CHIASMUS, कायास्मस। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। कायास्मस या एंटीमेटाबोल होता है जिसमें रेपिटिशन तो होता है शब्दों का, लेकिन ट्रांसपोज्ड ऑर्डर में होता है। आई नो व्हाट आई लाइक एंड आई लाइक व्हाट आई नो। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाइपलेज। दोस्तों हाइपलेज भी ध्यान में रखिएगा, HYPALLAGE, हाइपलेज। हाइपलेज क्या है? इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बोलते हैं, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। तो हाइपलेज इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सिंटैक्टिक रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स इज इंटरचेंज्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, जैसे हाइपलेज में क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि आपने ट्रांसफर्ड एपिथेट के मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए होंगे, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स में से ये भी, जैसे हर ब्यूटीज फेस, हर ब्यूटी इन हर फेसेस ब्यूटी कहने की जगह हर ब्यूटीज फेस कह रहा है, सुंदरता का चेहरा, चेहरे की सुंदरता कहना चाहिए था लेकिन सुंदरता का चेहरा। जैसे स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट हो गया। स्लीपलेस नाइट, अब बिना सोई हुई रात होगी या इंसान होगा, तो कहने का मतलब एपिथेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का ही नाम हाइपलेज है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी पर। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ड्रामेटिक आयरनी क्या होगी? दरअसल ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस, ऑडियंस किसकी होगी? या मूवी की होगी या प्ले की होगी, अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर्स एक्शन और एन इवेंट बट द कैरेक्टर्स डू नॉट। कहने का मतलब इसमें ऑडियंस एक स्टेप आगे होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ओथेलो का उदाहरण लीजिए। सबको मालूम था, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं ओथेलो नाटक या देख रहे होते हैं ओथेलो का प्ले, हमें मालूम होता है कि इयागो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन ओथेलो खुद नहीं जान पाता। तो कहने का मतलब ड्रामेटिक आयरनी में जो ऑडियंस है एक स्टेप आगे रहती है। ओके, ऑडियंस हमेशा एक स्टेप आगे रहेगी। हमें मालूम है कि अगले हीरो के साथ क्या होने वाला है, हीरो के साथ क्या छल हो रहा है या किसी के साथ क्या चीज़ हो रही है, लेकिन खुद उस व्यक्ति को नहीं, ओथेलो को खुद नहीं मालूम था कि अंत में मालूम चला कि इयागो इतना दुष्ट है, जबकि ऑडियंस को मालूम रहता है। तो ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस एक स्टेप आगे रहती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपने कई नाटकों में देखा होगा ड्रामेटिक आयरनी के उदाहरण। ओके,
ऑडियंस नोज मोर अबाउट कैरेक्टर सिचुएशन देन द कैरेक्टर डज। ओके, कोई जो नाटक का कैरेक्टर है वो अपनी सिचुएशन को कम जान पाता है, ऑडियंस जान जाती है। जैसे कोई फिल्म है, हम कहते हैं नहीं अरे वहाँ मत जाओ, देखते देखते बोलने लगते हैं कि नहीं अभी हमको पता है कि आगे वो जाएगा तो ही माइट बी किल्ड, बट उसे जो जा रहा है उसे नहीं पता होता प्ले में। ओके, तो ऑडियंस एक स्टेप आगे रहती है, इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कॉस्मिक आयरनी। तो दोस्तों कॉस्मिक आयरनी का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे दूं, आप समझ जाएंगे। जो COSMIC कॉस्मिक आयरनी होती है, उसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, जैसे जो फेट की वजह से होता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि जो टाइटैनिक जहाज है, उसे यह कह के उसका प्रमोशन किया गया था कि 100% अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकती, और वो पहली यात्रा में ही अपनी डूब गई। ये है कैसी आयरनी? कॉस्मिक आयरनी का उदाहरण। ओके, इंसिडेंट बाय मिसफॉर्चून, कि किसी भी चीज़ का हो कि नहीं 100% वो ये चीज़ हो ही नहीं सकती और वो चीज़ हो जाए किसी दैवीय प्रकोप से, तो वहाँ पे कॉस्मिक आयरनी होती है कि टाइटैनिक जैसी जहाज को यह कह के प्रमोट किया गया कि वो कभी डूब ही नहीं सकती, 100% अनसिंकेबल है, लेकिन वो पहली ही वॉयज में, अपनी पहली ही यात्रा में डूब गई। तो दोस्तों कॉस्मिक आयरनी को आयरनी ऑफ फेट भी कहते हैं। व्हेन द सिचुएशनल आयरनी इज द रिजल्ट ऑफ फेट, चांस, तो वहाँ पे यही सिचुएशनल आयरनी कॉस्मिक आयरनी बन जाती है। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं क्योंकि इतना एलॉबरेट करने का समय नहीं है, हालांकि सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। टाइटैनिक का आपको मैंने एग्जांपल दिया। पोएटिक जस्टिस, ये टर्म किसने दिया था? ये टॉमस ट्यूनर यहाँ लिखा हुआ है, पोएटिक जस्टिस टॉमस राइमर ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पोएटिक लाइसेंस ड्राइडन का है, ड्राइडन इससे संबंधित है, और पैथेटिक फैलेसी, ये दोनों में पोएटिक लाइसेंस और पैथेटिक फैलेसी दोनों में ड्राइडन कैसे संबंधित हो सकते हैं? कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो मैं आपको बता दूं, पोएटिक जस्टिस जो है टॉमस राइमर का है, पोएटिक लाइसेंस ड्राइडन का है, और पैथेटिक फैलेसी रस्किन का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ये जिनसे मैंने टाइप करवाई उनकी मिस्टेक होगी। पैथेटिक फैलेसी किसका है? रस्किन का है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये रस्किन का है। पैथेटिक फैलेसी किसका है? रस्किन का है। अब पोएटिक लाइसेंस किसका है? ड्राइडन का है। पोएटिक जस्टिस किसका है? टॉमस राइमर का है। ओके, टॉमस राइमर का, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट द्वारा यूज किया गया एक फ्रेज है, जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन दैट द पोएट फील्स एंड होप्स टू इवोक इन द रीडर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये है, शॉर्ट में समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जानिए कि टी.एस. इलियट द्वारा दिया गया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट द्वारा दिया गया, और उसके बाद ये जानिए कि ऑब्जेक्टिव रिलेटिव ये होता है कि मान लीजिए किसी की शादी हो रही है प्ले में, तो वहाँ दुख का गीत बजेगा तो वो ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा ना। कहने का मतलब माहौल वैसा ही होना चाहिए जैसा काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है। ओके, टी.एस. इलियट ने इसे दिया था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, जिसे इसी के आधार पर, ये ध्यान में रखिएगा, सुन लीजिए गौर से, कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पे ही टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, क्योंकि हैमलेट की जो इमोशन थी वो फैक्ट से मैच नहीं करती थी प्ले में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिस्टिक सक्सेस किसे बोला ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, ये एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। इसे दोस्तों अपने से एक बार आप देख लीजिएगा कि एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है। ये मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में और जो आज के पोएट्स हैं उनके बारे में ये टी.एस. इलियट की थियरी है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, चूँकि समय कम है, अपने ढंग से इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है, एक बार देख लीजिएगा। अब ये भी मुझे आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच जो कि बेस्ड ऑन, कई बार पूछता है कि
इस आधार पे जो बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फिगर ऑफ स्पीच जो कई तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं, जैसे बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस होते हैं, समानता के आधार पे, जैसे सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, एपोस्ट्रफी हो गया। ये आपको 2 किताबों में मिल जाएगा। मैं आपको बुक्स के नाम भी आज बता देता हूँ कि ये किस आधार पे। ये पहली तो क्या नाम है, मनिंदर नाथ की बुक में मिल जाएगा, दूसरा ये रेन एंड मार्टिन में भी मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच जो कई आधारों पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। मनिंदर नाथ सिन्हा की बुक है प्रोसीडी की, उसमें भी मिल जाएगा इसका बेस, और रेन एंड मार्टिन में भी मिल जाएगा कि रिजेम्बलेंस पे बेस्ड होते हैं। कई बार पूछ लेता है कि रिजेम्बलेंस पे बेस्ड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, रिजेम्बलेंस पे बेस्ड सिमली होता है, मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, एपोस्ट्रफी होता है। कंट्रास्ट पे बेस्ड कौन कौन सा होता है, एंटीथेसिस और एपिग्राम जैसे फिगर ऑफ स्पीच कंट्रास्ट पे बेस्ड होंगे। एसोसिएशन पे बेस्ड कौन कौन से होंगे, मेटोनमी और सिनेक्डकी एसोसिएशन पे बेस्ड होंगे, ध्यान में रखिएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन पे क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स बेस्ड होंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रेन एंड मार्टिन में जो फिगर ऑफ स्पीच का कॉलम है, या कोशिश हो, एक ही दिन बचा है आपके पास, तो फिगर ऑफ स्पीच एक बार आप देख लीजिएगा। और दोस्तों आपसे मैं ये भी कहूँगा, बाद में आप मत कहिएगा, अगर पॉसिबल हो तो जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं शेक्सपियर के बारे में, मिल्टन के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में, अरोरा जी की बुक से आप पढ़िएगा। और कोई भी बुक इतनी ऑथेंटिक मैं नहीं मानता, लेकिन सुधीर कुमार अरोरा जी की जो बुक है, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनकी जो बुक है वो बहुत अच्छी है और उसकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। तो उस बुक से आप जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मुश्किल से 15 दिन का समय मिला आपके साथ बिताने का, आपको कुछ पल देने का, और मैं ज़्यादा समय आपको दे नहीं पाया। ओके, तो अरोरा की बुक से कुछ चीज़ें जो आपको रिफ़र करनी होगी, अरोरा जी की बुक से आप देख लीजिएगा। खासकर मिल्टन के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में कई लेखकों ने क्या बोला है, गाल्सवर्दी के बारे में किसने क्या बोला है, ओके, वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने क्या बोला है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं सारी चीज़ें आपको कवर नहीं करा पाया, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, कुछ प्लेज में शेक्सपियर ने खुद ही रोल प्ले किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया है, एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया है शेक्सपियर ने। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एज यू लाइक इट में प्ले जब हो रहा था तो किसका रोल किया, एडम का रोल किया। हैमलेट में उन्होंने गोस्ट का रोल किया है। मैकबेथ में किंग डंकन का रोल किया है। कोरस का रोल हेनरी V में किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है शेक्सपियर का, ध्यान में रखिएगा, हैमलेट है। शॉर्टेस्ट प्ले क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। शॉर्टेस्ट प्ले, शॉर्टेस्ट कॉमेडी भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो जाएगी, लेकिन शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी क्या होगी, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो हो जाएगी वो मैकबेथ हो जाएगी। ओके, तो कॉमेडी ऑफ एरर क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स यहाँ लिखा हुआ है, जो कि निहायत गलत है। टाइपिंग मिस्टेक जो जिनसे भी मैंने टाइपिंग कराया उन्होंने की है, कॉमेडी ऑफ एरर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स होगी दोस्तों। इसके लिए मुझे बेहद अफसोस है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्ले दैट हैव कोरस। तो कोरस में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन प्ले में कोरस है ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे एक मैंने ये अपने मन में दिमाग में बैठा लिया था, विंटर में कोरस की क्लास। ओके, विंटर में कोरस की क्लास, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो लिख भी लीजिएगा, विंटर में कोरस की क्लास। तो विंटर से विंटर्स टेल हो गया। ओके, विंटर से विंटर्स टेल हो गया, कोरस से विंटर में कोरस की क्लास। कोरस के राज से मैंने रोमियो एंड जूलियट मान लिया था। ओके, क्लास से मैंने पेरिकल्स मान लिया था। ओके, विंटर में कोरस की क्लास। तो ये ध्यान रखिएगा, विंटर्स टेल में आता है, पेरिकल्स में आता है, एंटोनी क्लियोपेट्रा में आता है, रोमियो एंड जूलियट में आता है, हेनरी V में आता है, इतने में कोरस आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि मुझे पास समय नहीं था, नहीं मैं आपको कोट्स के माध्यम से समझा देता, अभी एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम में वो याद आ जाता है। इन प्लेज में कोरस है, ये ध्यान रखिएगा। पेरिकल्स में, विंटर्स टेल में, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में, रोमियो एंड जूलियट में, हेनरी V में। अब शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं डिस्गाइज हैं,
जो रूप बदलते हैं ये भी ज़रूर देख के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इमोजेन किसका रूप रखती है, पहला देखते हैं, फर्स्ट वाला इमोजेन इन सिम्बलिन एज द पेज फिडल बनती है। बेलारियस इन सिम्बलिन एज मॉर्गन बनता है। ये इमोजेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेलारियस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिम्बलिन में मॉर्गन का रोल करता है, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। वायला इन 12th नाइट एज सिजारियो, ओके, और यूनक बनती है, सिजारियो नाम का यूनक, ओके। रोजालिंड एज यू लाइक इट में क्या बनती है, गैनीमीड बनती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सीलिया इन एज यू लाइक इट एज एलियाना बनती है। पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस एज डॉक्टर ऑफ लॉ और बाल्थाजार, ओके। नेरिसा इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज स्टेफनो, बाल्थाजार लॉ क्लर्क, ओके। नेरिसा कौन बनती है, नेरिसा क्या बनती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में स्टेफनो का रोल करती है। 7वां 8वां एडगर किंग लियर में क्या बनता है, पुअर टॉम बनता है या बेडलम बेगर बनता है। विंसेंटियो मेजर फॉर मेजर में फ्रायर लोडोविक बनता है। विंसेंटियो क्या बनता है, इन मेजर फॉर मेजर एज फ्रायर लोडोविक बनता है। अब आते हैं शेक्सपियर्स प्लेज दैट इंक्लूड मास्क, शेक्सपियर्स प्लेज दैट इंक्लूड मास्क, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक तो किस में कोरस है, किस में मास्क है। तो मास्क पहली चीज़ तो यही ध्यान में रखिएगा कि एम से शुरू है तो मिडसमर नाइट ड्रीम में मास्क होगा, ओके। और वैसे रोमियो एंड जूलियट में भी है, रोमियो एंड जूलियट में भी मास्क है, टेम्पेस्ट में भी मास्क है, हेनरी 8 में भी मास्क है, इन 4 में मास्क है, ये ध्यान में रखिएगा। रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट ड्रीम, टेम्पेस्ट, हेनरी 8, इन सब में मास्क होता है। शेक्सपियर्स फेमस फूल्स कॉमिक कैरेक्टर्स, ये ध्यान में रखिए, फूल्स तो पूछता ही पूछता है, अब ना पूछे इस बार तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो फूल्स पूछता है। फीस्ट पूछ चुका है, 12th नाइट में आता है। लैंसलॉट गोबो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में, फाल्स्टाफ इन हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 3 में आते हैं फाल्स्टाफ, ध्यान में रखिएगा। लवाच ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में आते हैं लवाच। निक बॉटम मिडसमर नाइट ड्रीम में आता है। थेरसाइड्स किस में आता है, ट्रोयलस एंड क्रेसिडा में आता है। अ फूल इन टीमन ऑफ एथेंस में आता है। ड्रोमियो ऑफ साइरेकस, ड्रोमियो ऑफ इफेसस किस में आएंगे, कॉमेडी ऑफ एरर्स में आएंगे। क्लाउन ओथेलो में आता है। स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में, ध्यान में रखिएगा। द पोर्टर सीन आप जानते ही हैं, मैकबेथ में है, और पोर्टर किस में आता है, मैकबेथ में आता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। 12th पे आते हैं लांस टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में आता है। टच स्टोन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए दे रहा हूँ पहले से, एज यू लाइक इट में आता है। पॉम्पे इन मेजर फॉर मेजर में। क्लाउन एंड ऑटोलाइकस इन विंटर्स टेल में आते हैं। ग्रूमियो इन द टेमिंग ऑफ द श्रू में आता है। क्लोटन सिम्बरलाइन में इंपॉर्टेंट है, आता है। द फूल इन किंग लियर, यहाँ पे लीफ लिखा है, इसको किंग लियर समझिएगा, ठीक है। किंग लियर में आता है द फूल। अब फूल द फूल 2 आते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिंकिलो टेम्पेस्ट में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो फेमस प्ले हैं उनके तो बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ होना चाहिए। कॉस्टार्ड किस में आएगा, कॉस्टार्ड आएगा लव स्लेवर लॉस्ट में दोस्तों। अब शेक्सपियर की एक बार फेमस हीरोइंस भी देख लेते हैं फटाफट। जूलियट रोमियो एंड जूलियट में आती है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ में आती है। हीरो नाम की हीरोइन किस में आएगी, मच अडू अबाउट नथिंग में आएगी। डेस्डेमोना ओथेलो में आती है। कैथरीना द टेमिंग ऑफ द श्रू में आएगी। क्लियोपेट्रा द एंट्री इन क्लियोपेट्रा में आएगी। कॉर्डेलिया द किंग लियर में आएगी। हर्मिया इन मिडसमर नाइट ड्रीम में। हर्मियोनी, ये बर्मियोनी जहाँ लिखा है उसको बी को एच समझिएगा, ठीक है, एच, चूँकि जल्दी जल्दी मैंने बनाया कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे सकूं, इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हर्मियोनी विंटर्स टेल में आएगी। हर्मिया मिडसमर नाइट ड्रीम में, लेकिन हर्मियोनी विंटर्स टेल में, ध्यान में रखिएगा। इसाबेला मेजर फॉर मेजर में आएगी। जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में आती है। अब वो शेक्सपियर के प्लेस भी देख लीजिए जिनमें प्रोलॉग है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा में प्रोलॉग आता है। पेरिकल्स में, रोमियो एंड जूलियट में, हेनरी 4 पार्ट 2 में, हेनरी 5 में, हेनरी 8 में, इन सब में क्या आता है दोस्तों, प्रोलॉग आता है। एपिलाग किन किन में आएगा, हेनरी 8 में एपिलाग आएगा। द टेम्पेस्ट में आएगा। प्रोस्पेरो एपिलाग बोलता है। कौन टेम्पेस्ट में एपिलाग बोलता है, पूछ सकता है, पूछा गया है। टेम्पेस्ट एज यू लाइक इट वाला पूछा गया है कि कौन बोलता है, रोजालिंड बोलती है एपिलाग। किंग हेनरी 4 पार्ट 2 में आता है, स्पोकन बाय डांसर। तो दोस्तों ये चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वेरियस टॉपिक से मैंने आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपको पहले से एडवांस में ऑल द बेस्ट मैं बोलता हूँ। यकीन रखिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।